लगाना, तो ये रेजिस्टेंस है, ये शायद आपने नहीं देखी होंगी। तो ये जब आप जो है फिजिकली यहाँ यहाँ आएंगे यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको लैब जब उसमें करवाएंगे तो फिर ये दिखाएंगे, ये जो है डिवाइस छोटी छोटी सी, ये है रेजिस्टेंस। और ये तीनों रेजिस्टेंस जो है इन तीनों को सीरीज में लगाया गया है। तो सीरीज में लगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने के लिए ओनली वन वे है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी आप देखेंगे कि R1 है, R2 है, R3 है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया गया है। इसी तरह यहाँ भी है। तो ये इट मीन्स कि सीरीज सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए ओनली वन पाथ होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐड कर लें हमें। ये ऐड तो मेरा तो ऑटोमेटिकली ऐड है, ऐड तो मैंने तो एनेबल किया हुआ है वेटिंग रूम। वो कैसे नहीं है? चलो मैं कर रहा हूँ, ये कर, ये दो स्टूडेंट्स है वेटिंग रूम में, मैंने उनको कर लिया। ओके सर। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर वो सीरीज में दो रेजिस्टेंस को लगाया गया है, उसमें क्या होगा? तो उसमें ये है कि इसका टोटल आर इक्वल्स द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ऑल सीरीज रेजिस्टेंसेस। कि अगर सीरीज में इसमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को लगाया गया है, तो उसमें टोटल आर जो होगा, तो आर टी मीन जो है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ये जितनी भी रेजिस्टेंस उसमें लगी हुई हैं, अगर उसका टोटल हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस वो है उन तमाम को सम अप करने से हासिल हम कर सकते हैं। सपोज अब इसमें भी ये भी जो है नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस आर एडेड, और इनको एडेड किया गया है। एडेड होने से हम इस तरह जो है सपोज ये सीरीज रेजिस्टेंस फार्मूला इसके अकॉर्डिंगली इस सेंस में बनता है। सीरीज रेजिस्टेंस फार्मूला RT is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on etc. तो RT is the total resistance and R1, R2, R3 are the individual series resistances. तो ये इसी तरह अगर सपोज हमने जो है करंट इसमें फाइंड आउट करना है, हमने अकॉर्डिंग टू कोई भी हमारे पास एक सर्किट है जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं और वो सीरीज में लगाया गया है उनको, और हम उनका जो है करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि उनमें कितना करंट है। तो करंट करने के लिए हमें उसका जो भी टोटल पोटेंशियल होगा उसका, तो वो डेफिनेटली जो भी हमने बैटरी अटैच की होगी उसका पोटेंशियल होगा, और आर टी मीन वो जो भी उसमें रेजिस्टेंस होंगी तमाम रेजिस्टेंस को सम अप करने से जो आर टी आएगा, तो वी टी बाई आर टी होगा, जो वो इसका जो है वो एक हमारे पास करंट आ जाएगा। तो इस तरह करंट किसी भी सर्किट में जिसमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, उसमें करंट फाइंड आउट करना हो, तो हमें I इज इक्वल टू वी ओवर आर तो है ही है, ये तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, लेकिन इसमें I इज इक्वल टू वी टी ओवर आर टी, और वी टी इज जो है टोटल पोटेंशियल एंड आर टी इज द टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम अप होता है। तो इसी तरह इसके साथ जो है इसमें है न्यूमेरिकल्स हैं, टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 ऑफ 5 ओम ईच एंड R3 ऑफ 10 ओम आर इन सीरीज, हाउ मच इज RT। अब इसमें ये जो है एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि तीन रेजिस्टेंस है, उसमें R1 R2 जो है उनकी वैल्यू 5 ओम है और R3 की वैल्यू 10 ओम है। तो RT कैलकुलेट करें, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 ओम। इसी तरह नेक्स्ट है कि विद 80 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज स्ट्रिंग ऑफ एग्जांपल 4.1, हाउ मच इज द करंट इन R3। ये इसमें जो है ऊपर वाली एग्जांपल का ही इसमें लिया गया कि अगर इसमें 80 वोल्ट पोटेंशियल दें, हम 80 वोल्ट पोटेंशियल देने से हमें इसमें जो है कितना R3 में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसमें है वी टी ओवर आर टी, आई इक्वल टू 80 है, और इसके बाद 20 टोटल आर टी है, तो 80 बाई 20 इज इक्वल टू 4 एम्पेयर, तो आई इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। तो इट मीन्स के करंट के फ्लो होने के लिए एक वे है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि R3 में से कितना फ्लो होगा, तो R3 में से, R2 में से या R1 में से, वो तीनों में से सेम करंट फ्लो होगा, और तीनों की वैल्यू जो है यानी कोई हम ये नहीं कहेंगे R1 में से जितना फ्लो होगा जो है करंट के फ्लो होने के लिए वही एक है, वो जितना करंट होगा, जितना बैटरी और जो है रेजिस्टेंस, वो टोटल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली करंट की वैल्यू बनेगी, वो R1 में से, R2 में से और R3 में से अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वो सेम करंट फ्लो होगा। ये बात अंडरस्टैंड होगी? यस सर। यहाँ तक कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं।
इसके बाद है सीरीज आई आर वोल्टेज ड्रॉप्स। कि सीरीज में अगर हमारे पास जो है वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप या आई आर वोल्टेज ड्रॉप, यानी चूंकि वी इक्वल टू आई आर होता है तो इसलिए आई आर वोल्टेज ड्रॉप भी इसको कहा जाता है। तो इसमें जो है V1 जो है वो IR1 मीन कि V1 जो है वो यानी वोल्टेज ड्रॉप तीनों रेजिस्टेंस का डिफरेंट होगा लेकिन करंट सेम होगा। अब सपोज हम जो है R1 के अक्रॉस ये देखना चाह रहे हैं कि R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो इसमें V1 इज इक्वल टू IR1 करेंगे। इसी तरह अगर हम जो है R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हम इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो V2 इज इक्वल टू IR2 करेंगे। इसी तरह अगर R3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो V3 इज इक्वल टू IR3 करेंगे। तो इस तरह जो है तीनों में इट मीन्स कि इतना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है R1 में, इतना वोल्टेज R2 में हो रहा है और इतना R3 में हो रहा है। तो अपना लेकिन इसमें करंट सेम जो है इसमें फ्लो कर रहा है। तो इट मीन्स कि सीरीज में रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उनमें वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होता है लेकिन करंट की वैल्यू सेम होती है, यानी सेम करंट फ्लो होता है क्योंकि उसमें करंट को फ्लो होने के लिए एक ही वे होता है, एक ही पाथ होता है। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक एन एग्जांपल ऑफ आई आर ड्रॉप V1 एंड V2 इन सीरीज सर्किट के एक सर्किट जहाँ पे दिया गया है जिसमें VT जो कि वोल्टेज जी जी वालेकुम सलाम सर। ये जो सीरीज IR वोल्टेज ड्रॉप वाला ये सारा ही करना है या जस्ट डेफिनेशन करनी है इसमें से? तो आप सारे को पढ़ लें लेकिन इसमें डेफिनेशन कर लें, ये जस्ट इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो बाकी चीज़ें तो वैसे एग्जांपल्स वगैरह दी हैं, मेन तो इसकी ऊपर ही है इसकी। जी ठीक हो गया, शुक्रिया सर। तो इसमें ये है कि इसमें VT इक्वल टू जो है 10 वोल्ट है और R1 और R2 दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। R2 है 6 ओम, R1 है 4 ओम। अब इसमें जो है टोटल है 10 वोल्ट। तो VT जो इसमें जो जो हमारे पास बैटरी से आ रहा है, अब इसमें ये कितना ड्रॉप हो रहा है तो V1 जो है वो इसकी वैल्यू 4 वोल्ट है और V2 की वैल्यू जो है 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इट मीन्स के जो बैटरी से 10 वोल्ट है वो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट जो है ड्रॉप हो रहा है, इसी को आई आर वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है। इसी तरह सपोज ये नेक्स्ट एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में जो है इसमें हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। VT इज इक्वल टू है 12 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 20 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम। इसमें RT हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि 60 ओम होगा। इसी तरह इसके बाद हमने इसके बाद करंट फ्लो करना है जो कि हमने कहा है कि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो इसमें I को ओनली I लिखेंगे ना कि IT, क्योंकि IT अगर लिखेंगे फिर तो I टोटल मीन, तो इसमें I टोटल भी वही है, इसमें I1 भी वही है, I2 भी I3 तो सेम वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे IT या I1 I2 I3 लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ओनली I ही कंसीडर होगा क्योंकि I की वैल्यू सेम है इसमें तमाम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसमें I इक्वल टू VT और RT, तो VT टोटल जो है वो इसमें 12 वोल्ट है और नीचे RT जो है 60। तो ये इसमें 12/60 तो ये हमारे पास आएगा 1/5 0.2। तो 0.2 है, तो अगर इसको 0.2 लिखेंगे तो एम्पेयर में है, लेकिन अगर इसको हम जो है इसको मिली में लिखेंगे तो 0.2 को हम 200 मिली एम्पेयर में कर देंगे। तो ये दोनों सूरत में ही आंसर ठीक है, या 0.2 एम्पेयर कर दें या 200 मिली एम्पेयर कर दें। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट है V1, तो V1 इज इक्वल टू IR1। तो I जो है हमारे पास ये है, तो इसके बाद इसको इसके साथ कनेक्ट करें। अब इसको इसमें 0.2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, 0.2 इंटू 10 करेंगे तो वो 2 आ रहा है, यानी इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पहले मिली को हमें दोबारा एम्पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इसी तरह इसमें V2 इज इक्वल टू IR2, इसमें भी 200 जो है मिली एम्पेयर है और 0.2 एम्पेयर है, तो 0.2 इंटू 20 वो 4 वोल्ट। और इसी तरह सिमिलरली 0.2 इंटू 30 ओम इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये तीनों के अक्रॉस 6, 4 और 2, तो ये तीनों को हम सम अप करें तो ये बैटरी की जो है टोटल वोल्टेज वो हमारे पास जो है 12 वोल्ट आ रही है। जी यहाँ तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं तो आप पूछ सकते हैं।
इसी के साथ नेक्स्ट है एक साइंटिस्ट था किरचॉफ। तो किरचॉफ ने जो है वोल्टेज लॉ एक दिया था, वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी इसे कहते हैं, या इसको केसी, इसको केवीएल भी कहते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को केवीएल, इसके दो लॉ थे, एक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसको केसीएल कहा जाता है, इसको किरचॉफ करंट लॉ कहा जाता है, और जो वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। So according to Kirchhoff voltage law states that the sum of resistor voltage drop in the series circuit equals the applied voltage। जो कि पहले हम इसमें कर चुके हैं कि सीरीज सर्किट में इसका टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑल पोटेंशियल अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस, कि जो भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके उन तमाम को सम अप करने से जो हमारे पास एक वोल्टेज ड्रॉप आता है, जो कि यानी पहले हमने यहाँ पे बात की थी वी टी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरह किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो KCL या KVL है उसके अकॉर्डिंगली भी ऐसी है कि टोटल अप्लाइड वोल्टेज, जो कि अप्लाइड वोल्टेज हम किसी बैटरी के थ्रू उसको दे रहे हैं उस सर्किट को, तो वो टोटल वोल्टेज जो है वो इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। उसमें जितनी भी रेजिस्टेंस है, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो V1 और V2 और V3 होगा, अगर 4 रेजिस्टेंस है तो V1 V2 V3 और V4 होगा एंड सो ऑन, कि जितनी भी रेजिस्टेंस हैं तमाम रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR ड्रॉप को सम अप करने से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है, या इसको VT या बैटरी जो हमने उसको अप्लाई किया है अप्लाइड वोल्टेज है उसके इक्वल होगा। जी बात समझ आ गई? Yes. So where VT is the applied voltage and V1, V2 and V3 are the individual IR voltage drops। तो ये है individual IR drops है, और VT जो है ये टोटल वोल्टेज है। इसी के साथ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 4.4, a voltage source produce IR drop of 40 volt across a 20 ohm R1, 60 volt across a 30 ohm R2 and 180 volt across a 90 ohm R3, all in series according to Kirchhoff voltage law। How much is the applied voltage VT? अब इसमें वो कह रहा है इंडिविजुअली हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मीन R1 के अक्रॉस इतना ड्रॉप हो रहा है, R2 के अक्रॉस इतना ड्रॉप हो रहा है और R3 के अक्रॉस इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू KCL जो है ये कितना वोल्टेज जो है इसका टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो VT इसमें सिंपली हमने V1 V2 और V3 तीनों को सम अप करना है, सम अप करने से हमारे पास ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप या अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा, जो कि इसी का आंसर है। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट है एन अप्लाइड वोल्टेज VT ऑफ 120 वोल्ट प्रोड्यूसेस IR drops across two series resistance R1 and R2। If the voltage drops R1 is 40 volt, how much is the voltage drop across R2? अगर टोटल वन जो है 120 है तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है 40 अगर ड्रॉप हो रहा है तो डेफिनेटली आप, अगर वो टोटल 120 है तो एक के अक्रॉस अगर इसमें 40 हो रहा है तो दूसरे में जो है 80 होगा। इसी को इसमें कहा गया कि 120 माइनस 40 इज V2 इज इक्वल टू 80 वोल्ट। इस तरह जो है ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जो है जो कि अप्लाइड वोल्टेज जो उसमें हम बैटरी को दे देते हैं उसके क्रॉस। अब ये देखें, ये नीचे 2 जो है हमारे पास सीरीज सर्किट है। ये एक सर्किट है जिसमें अप्लाइड वोल्टेज 240 वोल्ट दिया गया है और इसमें 2 बल्ब जो है वो 2 बल्ब साथ अटैच किए गए हैं और ये 2 बल्ब भी यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो कोई भी करंट इसको मिल रहा है तो वो एज ए रेजिस्टेंस भी है। तो इसमें जो है ये बल्ब 1 है, बल्ब 2 है, तो 120 वोल्ट, इट मीन्स कि जहाँ पे 120 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, जहाँ पे 120 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो 120 प्लस 120 जो है 240 वोल्ट है और 100 वाट इनकी पावर है, इसकी भी 100 वाट पावर है। तो ये इस तरह जो है ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ तक कोई पॉइंट अगर कोई पूछना चाहते हैं आप पूछ लें।
शेयर आपने अटेंडेंस नोट कर ली सबकी? यस सर, कर लीजिए। ओके चलो सर ठीक हो है, गई। इतने पॉइंट जो है ना, ये आपका टॉपिक नंबर 4.4 तक आज हमने किया है। बाकी इससे ऑनवर्ड फिर नेक्स्ट करेंगे। सर मिड्स और फाइनल का बता दें। अच्छा, ये आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आपके अभी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। जो अभी रिसेंट यूनिवर्सिटी का एक इसमें नोटिफिकेशन हुआ है, यूनिवर्सिटी में जो है डिसाइड हुआ है कि आपके एग्जाम्स अभी जो है स्टार्ट में फिलहाल नहीं होंगे। ये जब भी आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होगी, वो 11 जनवरी को हो या इसके बाद हो, जब भी यूनिवर्सिटी ओपन होगी उस वक्त आपके मिड और फाइनल एग्जाम उस वक्त होंगे। वो दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो उसमें पहले मिड हो सकता है, बाद में फाइनल भी हो सकता है, या जो भी होगा सिनेरियो। तो अभी फिलहाल ये है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगे। एग्जाम उसी वक्त होंगे फिजिकली जब आप आएंगे यूनिवर्सिटी में। तो और कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। थैंक यू। और जो मिड का सिलेबस होगा, जो भी मिड का सिलेबस होगा, उसी में से आपका मिड आएगा, जो भी होगा मिड का सिलेबस। अभी फिलहाल आप पढ़ते रहें, तो जब भी आपका मिड की डेट आएगी उस वक्त आपको बता दिया जाएगा कि इतना सिलेबस आपका मिड का है, इसका मिड एग्जाम देंगे, उसके बाद बाकी सिलेबस आपका फाइनल का है। वो जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, जब भी होगा, जो अभी इसका क्लियर नहीं है। तो इसमें 4.4 टॉपिक तक जो भी इसके साथ एग्जांपल्स हैं, और एग्जाम्पल के साथ एंड पे इसी इसी चैप्टर के एंड पे इसी के जो है इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को भी आपने करना है, ठीक है, जो 4.4 टॉपिक तक। अच्छा, ये आप पूछ रही हैं कि यानी इसमें बल्ब या कोई भी हम चीज़ जो अटैच कर रहे थे, वो भी एज ए रेजिस्टेंस ही उसका रोल जो होता है। यानी कोई भी चीज़ हम सर्किट के साथ अगर अटैच करते हैं, किसी वायर के साथ, हम चाहे उसमें फैन अटैच कर रहे हैं, हम या उसमें बल्ब अटैच कर रहे हैं, तो वो तो बेसिकली उसकी भी रेजिस्टेंस होती है, वो भी करंट को फ्लो होने में रेजिस्ट कर रहा होता है। तो इसकी बेस पे वो, यानी हम अलग से उसमें रेजिस्टेंस थोड़ी लगा रहे होते हैं ना। अगर हम कोई भी कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई भी एक जो है डिवाइस या कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम जो है वो बैटरी के साथ या मेन करंट के साथ अगर हम उसको अटैच कर रहे हैं, तो उसका रोल एज ए रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट के लिए। क्योंकि वो रेजिस्टेंस होगा तो वो करंट जो V इक्वल टू आई आर है, क्योंकि वोल्टेज भी आ रही है उसमें और करंट भी फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस उसमें हम जो है वो उसमें फिजिकल नहीं लगा रहे थे, बल्कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है या वो वाला जो इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है, उसका रोल एज ए रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए उसको रजिस्टर मीन एज ए रेजिस्ट कर रहा होता है, कि जिसकी बेस पे उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और वो एक सर्किट के तमाम पैरामीटर पूरे होते हैं, और अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हम उसमें से कोई भी चीज़ या वो वोल्टेज या करंट या उसमें जो है रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी? वो करंट को रोकने का ये होता है कि बेसिकली रेजिस्टेंस का काम ये नहीं होता कि वो बिल्कुल करंट को रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो करंट को फ्लो होने में थोड़ा बहुत रेजिस्ट पैदा, यानी उसमें रेजिस्टेंस पैदा करना, तो थोड़ा सा उसको रेजिस्ट करना। तो वो जितना वो रेजिस्ट करता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। वो 100% कंप्लीट, तो अगर वो रोकेगा तो फिर तो वो करंट फ्लो ही नहीं होगा ना। तो मेन करंट को फ्लो भी करना है और उसको रोकना भी है।
तो रेजिस्टेंस वायर में भी होती है, वो जाहिर बात है वो किसी भी चीज़ में रेजिस्टेंस हो सकती है। तो वायर की अपनी रेजिस्टेंस भी हो सकती है, वायर के अंदर और भी जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है। ये किसी भी सर्किट में वोल्टेज जो डिवाइड होते हैं, जो वोल्टेज बेसिकली जो हम बैटरी से या ओरिजिनल मेन सोर्स से हम वोल्टेज उसको दे रहे होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस की बेस पर ही डिवाइड होता है कि वो जितनी रेजिस्टेंस होगी उतना उतना वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा। यानी अगर इसी तरह जैसे हमने ये तमाम जो है इसमें न्यूमेरिकल्स में किया, अगर सपोज 120 आ रहा है तो R1 में अगर R1 की वैल्यू और है तो R1 में जो है 40 वोल्ट हो रहा है, R2 जो उसकी वैल्यू सपोज ज्यादा है उसमें 80 वोल्ट हो रहा है, तो 80 और 20 वो दोनों मिलके 120 हो रहा है। तो इट मींस कि इस तरह वो डिवाइड हो रहा होता है। और जो है डिवाइस के अंदर भी ऑलरेडी रेजिस्टेंस अगर हम ना भी लगाए, एक तो लगी होती है, अगर ना भी लगाए तो ऑलरेडी वो उसका रोल भी एज ए रेजिस्टेंस ही होता है। जी एनी क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं आप। ये सीयर जीयर है इसमें? यस सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर आप इनकी अटेंडेंस नोट कर लें, तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट वीक फिर इसका टाइम मैं कोई और एडजस्ट करता हूँ। इस टाइम जो है वो खैर 9:50 पे मेरी ऑलरेडी ये क्लास है,
तो इसको हम फिर नेक्स्ट जो है ना या तो 2 बजे के बाद रख लेंगे या किसी और टाइम रखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।